हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं कुछ इस्तिलाहात की, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की, कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज जिनका मीनिंग हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको नहीं आता है या वो जानना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशंस, उनकी डेफिनेशंस। चूँकि हम जब किसी इल्म को सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि जो वर्ड्स वहाँ यूज़ किए जाएँ वो हमारी समझ में आए। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी जो हम इस्तिलाहात को लेकर बनाते रहे हैं, ये वीडियो भी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रतूबत। हमारे व्यूवर्स के जो वर्ड्स हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। पहला वर्ड्स है रतूबत। रतूबत कहते हैं तरी को, लिक्विड को, कोई भी ऐसी चीज़ जो नम है, जो गीली है, उसको रतूबत कहते हैं। ये रतूबत पानी भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, किसी फ्रूट का जूस भी हो सकता है, आपके मुंह का थूक भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो गीली है वो रतूबत है। और अब ये जो रतूबत होती है, इसका जो मिजाज, इसकी जो कैफियत, इसकी जो फीलिंग होती है, उसको हम रतब कहते हैं। यानी रतूबत गीली है तो ये गीलापन है, रतब है, तर है, मॉइस्ट है। जैसे कि अगर आप पानी को हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये तर है, गीला है, रतूबत, रतब है। इसी तरह से अगर आप तरबूज, वाटरमेलन लेते हैं तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो जूस है, वो रतूबत है और उसका जो फीलिंग है, उसका जो मिजाज है वो रतब है। अब इसी कड़ी में जो होता है, अब ये जो तरबूज है या जो भी रतूबत है उसको हम मुरत्तब कहते हैं। यानी कि ये तरी पहुंचाती है। जो चीज़ भी इंसानी जिस्म को या किसी चीज़ को भी तरी पहुंचाए उसको हम मुरत्तब कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नारंगी का, मौसमी का या वाटरमेलन का जूस पीते हैं तो ये आपको तरी पहुंचाता है, या आपकी गले की खुश्की को दूर करता है, या आपकी प्यास को बुझाता है, या आपके मुंह को गीला करता है, या आपको हाइड्रेट करता है। इसलिए ये मुरत्तिब है, यानी तरी पहुंचाने वाला है। अब जिसके अंदर ये तरी पाई जाती है उसको हम मरतूब कहते हैं। यहाँ पे हम इस तरबूज के अंदर ही सारी क्वालिटीज़ की, सारे एडजेक्टिव्स को हम समझ सकते हैं। चूँकि जिस किसी चीज़ के अंदर तरी होती है फिर उसको हम मरतूब कहते हैं। जैसे तरबूज के अंदर तरी है तो वो मरतूब है, तरी देने वाला है। इसी तरह से किसी इंसान के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तरी है तो उसको हम मरतूब मिजाज कहते हैं कि ये इंसान बहुत मरतूब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरी है, इसका मिजाज रतब है, तो ये मरतूब मिजाज कहलाता है। इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है बारिद। बारिद यानी ठंडा, बुरूदत यानी ठंड, यानी कि इस ठंड का जो मिजाज है वो बुरूदत है। बारिद किसी चीज़ के ठंडे होने को कहते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ और होता है मुबर्रिद, यानी कि जो ऐसी दवा जो ठंड पहुंचाए। कोई भी ऐसी, जैसे काफूर है, संदल है, जो ठंड पहुंचाती है वो मुबर्रिद कहलाती है। और जो इसके बाद एक लफ्ज़ होता है तबरीद। तबरीद यानी कि ठंडक पहुंचाना, मकसद के गर्मी को दूर करना और ठंडक पहुंचाना। उस काम के लिए यही वजह है कि अक्सर मुंजिस के बाद जो दवाएं कुछ दी जाती हैं उनको हम तबरीद कहते हैं। जैसे कि कई बार इसबगोल इस्तेमाल की जाती है, कई बार बीदाना, कई बार तुखमरिहा, कभी खबीरा गाउजुबा। ऐसी चीज़ें जो गर्मी पैदा होने के बाद जब तबरीद के तौर पे ठंडा करने के लिए पैदा दी जाती हैं, वो दवाएं तबरीद कहलाती हैं। यानी कि वो दवाएं जो मुबर्रिद होती हैं, ठंड पहुंचाती हैं, उनको तबरीद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ है याबिस। याबिस यानी खुश्क, यबूसत यानी खुश्की, ड्राइनेस। अच्छा, एक लफ्ज़ और इसमें पूछा गया था खिल्त। देखिए, खिल्त एक बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है इसकी, लेकिन हम शॉर्ट में अगर इसको समझें तो यूँ समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है, जो खून है, उसके अंदर 4 खिल्त पाई जाती हैं। उन चारों खिल्तों का मजबूआ, उनका मुरक्कब, खिल्त का जो मुरक्कब है वो खून है। खिल्त के वैसे मतलब होता है आमेजिश या मिक्सचर। क्योंकि ये चारों खिल्त खून के अंदर मिली हुई हैं, इसलिए इसको खिल्त के नाम से जाना जाता है। ये 4 खिल्त होती हैं, एक खिल्त सौदा, खिल्त सफरा, खिल्त बलगम और खिल्त दम या खून। तो
इन चारों को मिलाकर जब हम जमा या प्लूरल बोलते हैं तो अखलात बोलते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं सिंपल कि चारों अखलात का मजमूए का नाम खून है। जब हम सिर्फ खून बोलते हैं तो उसके अंदर ये चारों अखलात आते हैं, और जब हम किसी एक खिल्त की बात कर रहे होते हैं तो हम अलग से बात करते हैं, खिल्त बलगम बोलते हैं या खिल्त सफ़रा बोलते हैं या खिल्त सौदा या खिल्त खून वगैरह बोलते हैं। तो खिल्त इंग्लिश में ह्यूमर को कहते हैं, ये खिल्त होती है। अब एक बात और अक्सर जो हमारे व्यूवर्स पूछते हैं वो सौदावी अमराज। सौदा भी एक बहुत ही वास्ट डेफिनेशन है। सौदा का मतलब होता है काला, नीला या नीलगू या पर्पल, बुरा, जिद्दी, ढीठ, स्टबर्न, पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसके तकरीबन हर वर्ड का जो है ना जो मतलब निकलता है उसके मुसावी एक बीमारी इंसानी जिस्म में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं चोट लग जाए और वहाँ नीलापन आ जाता है, अक्सर देखा होगा आपने पर्पल से नीला से निशान बन जाता है, तो वो सौदावी निशान कहलाता है, वो सौदावियत कहलाती है। वहाँ खून जम जाता है तो वो सौदावी। कई बार निशान काले पड़ जाते हैं, काले धब्बे किसी वजह, कई जगह जैसे मेलाज़मा है, तो ये सौदावी मर्ज़ है। अगर कोई बीमारी जैसे कैंसर है जो पिछाई नहीं छोड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, क्रोनिक हो जाती है, तो ये भी सौदावी मर्ज़ है। सोरियासिस है, गैंग्रीन है, डिप्रेशन है या पुराने बुखार हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां, चूँकि ये क्रोनिक के मानी में लिया जाता है, जो पुरानी हो जाती हैं बीमारियां वो भी सौदावी बीमारी होती हैं, जहाँ पे किसी तरह का कोई काला निशान पाया जाए, कोई काली ऐसी खिल्त पाई जाए तो वो सौदा होता है। और एक सिंपल सा मतलब अगर इसका हम फिर यहाँ निकालना चाहें तो सौदा का मतलब ये होता है कि पुरानी और ढीठ और मुश्किल से जाने वाली बीमारी। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो भंवरा होता है उसको सौदाई कहा जाता है, क्योंकि वो पीछे ही पड़ा रहता है। जहाँ पे एक बार आता है तो वो बहुत देर तक वहीं रहता है, वहीं रहता है, तो इसलिए उसको अक्सर सौदाई कहा जाता है। और सौदाई का अपोजिट हरजाई है, जो हर जगह चला जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहरहाल ये सब था इन वर्ड्स के बारे में। हमारे एक व्यूवर ने एक दरख्वास्त की थी कि आँखों के बारे में कोई दवा बनाए, जो हमने त्रिफल बादियान बना करके पेश की है। इसके अलावा अब मैं एक सवाल देखता हूँ। हाँ, मोहम्मद इरफान साहब ने सवाल किया है कि क्या 25 साल की उम्र के बाद भी उम्र बढ़ सकती है या 25 साल तक बढ़ सकती है। देखिए जनाब, होता क्या है कि आमतौर से उम्र 21 साल तक ही बढ़ती है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में एक्सेप्शनली 25 साल तक भी उम्र बढ़ती हुई देखी गई है, इसलिए हम 21 से 25 साल तक बोलते हैं। लेकिन अगर किसी की उम्र किसी बीमारी की वजह से 25 से पहले कम रही थी और बाद में वो तंदुरुस्त हो जाए तो फिर वो ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरी, हाँ, एक साहब ने हमारे किया है कि हमारे बच्चे को बर्स यानी विटिलिगो है, तो उसका कोई नुस्खा बताएं जिससे कि ठीक हो जाए। देखिए जनाब, मैं कहना चाहूँगा कि बर्स एक बहुत ही स्टबर्न मजीद बीमारी है, बहुत मुश्किल से इलाज होने वाली बीमारी है। पहले तो इसको समझा जाता है, उसके बाद बहुत मुश्किल से और कई तरह की दवाओं के बाद इसका इलाज हो पाता है, और देखना होता है कि ये इलाज हो पाता है या नहीं हो पाता, ये पहले ही हम डायग्नोसिस करते हैं इसको। ऐसी कोई दवा नहीं होती कि एक ही दवा कोई आपको बता दी जाए और इलाज हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं समझें कि मेरा मतलब ये है कि मैं ही इलाज करना चाहूँगा। आप कहीं भी किसी भी अच्छे तबीब से इलाज करवाएं, इंशाल्लाह आपका इलाज होगा। पहले उसको क्योंकि अक्सर ये होता है, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे कि इसका इलाज हो जाए और उससे उसका इलाज हो जाए। आज मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि आज के दौर में जो एक टेंडेंसी चल रही है, एक रुझान चल रहा है नुस्खा जात का, टोटके का, कि कोई भी मुफरत तौर पे कोई दवा बता दी जाए, ये नुस्खा ले लिया जाए जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाए। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें में कहीं कहीं आपको कुछ छोटे मोटे नुस्खों से रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अक्सर व बेशतर जिसको हम बीमारी कहें अगर वो है तो उस ऐसा आमतौर से नहीं होता है। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूँगा कि मेरे ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप मैं नुस्खे नहीं बताना चाह रहा हूँ, या मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इलाज मुझसे ही कराएं, क्योंकि मैं सबका इलाज कर भी नहीं सकता, सारे लोग मेरे पास आ भी नहीं सकते।
और मेरे इस चैनल का मकसद ही यह है कि मेरी जितनी भी नॉलेज है तमाम दुनिया के अतिबा के पास पहुँचे और वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करें और उनके इलाके में रहने वाले लोग फैज़याब हों, उनको फ़ायदा पहुँचे। तो इसी तरह से अक्सर मस्तगी के बारे में सवाल होता है कि एच पाइलोरी मस्तगी के खाने से ठीक हो जाएगा क्या। थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी, लेकिन इसको मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि बार बार बहुत सवाल आते हैं। होता क्या है कि मस्तगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मस्तगी एच पाइलोरी के केसेस में फ़ायदा करती है, क्योंकि ये मैदे की रतूबत को खुश्क करती है, सुखाती है। लेकिन अकेली मस्तगी उस बीमारी को दूर कर देगी, ऐसा नहीं होता है। इसके आगे और इसके पीछे जो कहा गया है वो असल में अक्सर उस वक्त नहीं कहा गया है, या तो उससे पहले कहा गया है या उसके बाद में कहा जाएगा। आपने जितना सुना है वो बस इतना ही सुना है, तो उसको ही फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यही वजह है कि ये काम फिर एक प्रोफेशनल का होता है, जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब इल्म होता है। तो मस्तगी बहुत सारी दवाएं हैं जिनमें डाल करके इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका एरेडिकेशन के लिए अकेली मस्तगी काम करेगी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने से इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त और फ्रेश रहता है। आप फिर ये मान लेते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सोना ही तो है, बहुत अच्छी बात है, तो 7-8 घंटे सो लेते हैं और फिर आप तंदुरुस्त और फ्रेश और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि आपके कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली होता क्या है कि इससे आगे और पीछे की बातें हमने नहीं समझी हैं, हमने फॉलो नहीं की हैं। इससे पहले आपको ये भी देखना होता है कि आप जो खाना खाते हैं क्या वो न्यूट्रिशियस है, क्या वो फ्रेश है। आप जिस हवा में सांस लेते हैं क्या वो पोल्यूटेड है या फ्रेश है। आप जो पानी पीते हैं वो फ्रेश है, प्योर है या नहीं। आप जो काम करते हैं वो किस तरह का है, और आपको कोई और दूसरी ऐसी डिजीज़ जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा। तो इस तरह से कई बातें होती हैं जो मिलकर के काम करती हैं। इसी तरह से इलाज का मामला है। और इसमें एक फाइनली मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो एक नुकसान जो होता है वो ये होता है कि इस तरह की ट्राई करने के बाद आप अपना टाइम और पैसा खर्च करते रहते हैं, और जो बीमारी है वो क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड, पुरानी और पेचीदा होती चली जाती है, जिसको कि बाद में इलाज करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि साइकेट्री का डिपार्टमेंट कितना वसी होता जा रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर इस तरह की जब क्रोनिक डिजीज होती हैं, सौदावी मर्ज बन जाते हैं, तो उसका असर दिमाग पे भी होता है, खास तौर से जो पेट के मरीज हैं और जो सेक्स के मरीज हैं उन लोगों को। सेक्स का मरीज अक्सर गलतफहमी का शिकार रहता है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता, मेरा इलाज नहीं हो सकता, और जो पेट का मरीज है उसको अक्सर बदगुमानी और बदजनी और मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि कोई मेरी बात को नहीं समझ सकता, मैं ही अपना कुछ करूँगा, मुझे ही कुछ करना है, मुझे ही कुछ देखना है, कोई नहीं समझता मेरी बात को, किसी की बात समझ में ही नहीं आती, इस बीमारी का तो कोई इलाज है ही नहीं। इस तरह की गलतफहमी और इस तरह की जो बदगुमानी है वो इसके मरीज़ में करता है। और उसके बाद अक्सर बल्कि यहाँ तक होता है कि वो जो पेशेंट है, पेट का जो पुराना मरीज़ है, वो यहाँ से इस डॉक्टर से कंसल्ट करता है, उस डॉक्टर से कंसल्ट करता है, और एक तरह से वो आजमाने लगता है डॉक्टर्स को, क्योंकि वो इतने टाइम से बीमार है तो उसको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है बहुत सारी बातों की, और वो ऐसी कोई बात सुनना चाहता है जो उसके दिल की हो, उसके मन की हो, जिसको उसने सही मान लिया है, चाहे वो गलत हो, डॉक्टर की नज़र से, मेडिकल की नज़रिए से वो गलत हो, लेकिन वो उसी बात को सुनना चाहता है। अगर आपने वो बात कह दी तो फिर वो आपका इलाज ले सकता है, लेकिन अगर आपने वो बात नहीं कही तो वो आपका ट्रीटमेंट नहीं लेगा। और इसमें एक बुरी बात ये और होती है कि ज़्यादातर पेशेंट नेगेटिव सुनना चाहते हैं कि इलाज नहीं हो सकता। वो बस यही मायूसी लेके आते हैं और मायूसी लेके चले जाना चाहते हैं, और अगर आपने इलाज के लिए कह दिया तो वो ये मानता है कि जब मैं इतनी दुनिया में इतनी जगह इन्वेस्टिगेशन करा चुका है, इतना ट्रीटमेंट दे चुका है, इतना टाइम से नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो उसकी बात समझ में नहीं आती। बड़ा मुश्किल होता है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह के पुराने पेशेंट्स में। तो इसीलिए मैं अपने सारे व्यूवर्स को सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा कि इस तरह की बातें जो डिजीज़ हैं छोटी मोटी, जैसे हमने आंखों के बारे में जो नुस्खा बनाया, बेशक ये बहुत फ़ायदेमंद है और कोई भी अगर लेगा तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। इसी तरह से और भी कुछ थोड़े बहुत चीज़ें हैं जिनको बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज
खुद कर लें वो नहीं हो पाता है। इस बात का ध्यान रखें, ये आप ही के फायदे की चीज़ है। अब हम बात करेंगे, हमारा एक और सवाल रह गया। हमारे एक साहब ने एक सवाल पूछा था कि जो गुम चोट होती है उसके लिए कोई ज़िमात, कोई दवा। तो देखिए, इसमें हल्दी पिसी हुई, आंबा हल्दी पिसी हुई और मैदा लकड़ी पिसी हुई 5-5 ग्राम, सज्जी खार के नाम से बाजार मिलती है 1 ग्राम, और मैदा गुंदुम यानी आटे का मैदा जो होता है आटे का, वो 15 ग्राम। इन सब को मिक्स कर लें। और तिली का तेल 50 ग्राम, 50 ml तिली। इन सब को मिक्स करके एक कपड़े में पोटली सी बना लें, छोटी सी। और ये जो तेल है इसको एक तवे पे रखकर गर्म करें, और फिर इस पोटली को अपने हाथ से इस तरह से पकड़ के और उस तवे पे इस तरह से रख करके गरम गरम जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पे सिकताव करें, तकमीद करें, सेक करें, फॉर्मेंटेशन। तो उस तरह से 5-10 बार इस तरह से करें ताकि वो जगह नरम हो जाए, गर्म हो जाए। और उसके बाद जो इस पुड़िया के अंदर, इस पोटली के अंदर जो दवा है, इस दवा को उस गुम चोट के ऊपर रख करके और पट्टी बांध दें। और वो जो तेल है थोड़ा सा इसमें और डाल दें ताकि वो ये नम हो जाए और उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्व हो सके। इस तरह से ये 2 दिन तक बंदी रहने दें। 2 दिन बाद फिर एक बार करें। 4-5 बार करने से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ठीक हो जाता है। तो डियर व्यूवर्स, फाइनली कंक्लूडिंग नोट के तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो रवैया है नुस्ख़ाजात का इस तरह से इस्तेमाल करना, खुद के जिस्म पर इनकी ट्राई करना, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि इंसानी जिस्म बहुत सेंसिटिव है। इस इंसानी जिस्म की इम्पोर्टेंस को हम जानते हैं, इसकी कैफियत को हम जानते हैं, इसीलिए इस जिस्म की हमें बहुत कदर है। और यही वजह है कि हमने आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास जो बाहर, इंडिया से बाहर के, अब्रॉड के, फॉरेन के जो पेशेंट्स हैं वो हर वक्त रोज़ यहाँ नहीं आ सकते, और बाहर के क्या, हिंदुस्तान के भी जो शहरों के दूसरी जगह के लोग हैं वो हमारे पास रोज़ नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमने अपने तौर पर एक प्रोग्राम बनाया जो कि यूनानी में एक एडिशन है, एक तजदीद है जो कि होते रहने चाहिए, जिसमें कि हमने नब्ज़ की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। नब्ज़ की ज़रूरत को खुद के लिए ख़त्म कर दिया, ज़ाती तौर पे अपने लिए। वैसे नब्ज़ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे जो भी साथी हैं नब्ज़ देख रहे हैं वो देखते रहें, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें अपने पेशेंट्स को अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए, इस तरह का सिस्टम बनाया कि हम उन बातों के ज़रिए, उस प्रोग्राम के ज़रिए दूर बैठे हुए, चाहे वो हमारा पेशेंट इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या अरब कंट्रीज़ में हो या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो, वो हमसे बात करके हम उसकी कैफियत को जानते हैं, उसकी मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, और उसके बाद जो तजवीज़ बनती है वो दवाएं बनाकर हम उसको सप्लाई कर देते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमारा अपना पर्सनली ज़ाती तौर पे हमने ये एक सिस्टम, एक प्रोग्राम बनाया है, जिसको कि हम अपने जो डिसिपल्स हैं, जो शागिर्द हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको यकीनन सिखाएंगे, बताएंगे। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज होता है वो सक्सेसफुल होता है। क्योंकि आज के दौर के हिसाब से कुछ ऐसा होना ज़रूरी था जिससे कि आप इतनी दूर से बैठे हुए लोगों का बिल्कुल सही और मुनासिब इलाज कर सकें। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, बातें बहुत सारी हैं जो सोच कर बैठा था कि ये कहूँगा, लेकिन बस जहन में से या तो निकल जाती हैं या टाइम की कुछ कमी लगने लगती है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।